हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे हिटलर की गृह नीति पर चर्चा करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजय का जो दारोमदार था वो जर्मनी के ऊपर आ गया और मित्र राष्ट्रों ने उसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसे में जर्मनी के ऊपर भारी मात्रा में युद्ध क्षति पूर्ति थोपी गई, जिससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसी बीच संपूर्ण विश्व को तीसा की मंदी का सामना करना पड़ा और जर्मनी की स्थिति बद से बदतर हो गई। तात्कालिक प्रजातांत्रिक सरकारों ने प्रयास भी किए, लेकिन वो जर्मनी की स्थिति को सुधार नहीं पाए। ऐसे में नाजी दल और हिटलर ने धीरे धीरे जर्मनी की सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति और चांसलर दोनों बन गया और इस प्रकार पूरी तरह सत्ता पर उसका अधिकार हो गया। अब सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात हिटलर ने जर्मनी की गृह नीति में परिवर्तन किया। सबसे पहला जो परिवर्तन था वो था विरोधियों का सफाया। हिटलर ने जो अपने विरोधी थे, जिसमें मुख्यतः साम्यवादी और यहूदी शामिल थे, उनका निर्ममता के साथ दमन किया। उन्हें कारागार में ठूंस दिया गया, उन पे अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए और उन्हें साम्यवाद छोड़कर नाजी दल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विवश किया। यहूदी जाति के लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जिससे यहूदी करोड़पति विद्वान कलाकार भी जर्मनी को छोड़कर भाग गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय उसने अपनाया वो था जर्मनी का केंद्रीयकरण। जो हिटलर था उसकी नीति केंद्रीयकरण के समर्थन में थी, इसीलिए उसने नाजी दल के नेतृत्व में जर्मन में राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया, केंद्रीय सरकारों के प्रांतों में परिवर्तन कर दिया। उसने प्रशा, बवेरिया, सक्सोनी, बाडेन आदि राज्यों को राजनीतिक इकाइयों के रूप में मिटाने का पूरी तरह प्रयास किया, यद्यपि इस कार्य में उसे पूरी तरह सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे जो जर्मनी है वो विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण की ओर अग्रसर हो गया। अगला जो कदम उसने उठाया वो था श्रमिक नीति में परिवर्तन। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति की स्थापना के बाद मार्क्सवाद व्यवहार में आ गया। परिणाम स्वरूप अन्य देशों में भी साम्यवादी दल स्थापित होने लगे। साम्यवादी दलों की स्थापना के पश्चात श्रमिक संगठन मजबूती से विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन चूंकि हिटलर साम्यवाद का विरोधी था, इसलिए उसने श्रमिक संघों को भंग कर दिया, उनके फंड्स और जो जमा राशि थी उसको जब्त कर लिया। इसके बाद उसने विभिन्न उद्योगों और श्रमिकों के बीच सहयोग स्थापित किया, ताकि जो श्रमिक हैं वो किसी प्रकार की हड़ताल या धरना प्रदर्शन ना कर सके। इसके साथ ही उसने मजदूरों के कल्याण, बीमा, बचत, ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था की और इस प्रकार उसने एक नए राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना की दिशा में कदम उठाया। अगला जो महत्वपूर्ण उपाय था वो था जर्मनी का आर्थिक उत्थान। इसके लिए उसने बेकार श्रमिकों को रोजगार पर रखना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य की योजना बनाई और इन सार्वजनिक निर्माणों में मजदूरों और श्रमिकों को लगा लिया। इसके साथ ही उसने शस्त्रीकरण खुले तौर पर शुरू कर दिया, जिससे एक और जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ी और वहीं दूसरी ओर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिला। हिटलर का लक्ष्य जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना था। उसने देश के कच्चे माल को भारी मात्रा में उपयोग में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और उसने देश के उद्योग धंधों को सहारा दिया। अगला जो महत्वपूर्ण उपाय था वो शिक्षा और साहित्य की नीति में परिवर्तन। उसने अब
चूँकि उसमें जातीय श्रेष्ठता का महत्वपूर्ण जो अंश व्याप्त था, वह समझता था कि जो आर्यंस हैं वो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। इसीलिए उसने गैर आर्य लोगों को शिक्षक पदों से हटा दिया। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक और सिलेबस में परिवर्तन कर दिया। शिक्षकों में नाजी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा कूट कूट कर भरी और जो जियोपॉलिटिक्स और जीव विज्ञान आदि की पढ़ाई की जाती थी उसमें ये पॉइंट डाला गया कि जो सबसे श्रेष्ठ जाति है वो जर्मन है और जर्मन मूलतः आर्यंस थे। इसी के साथ साथ उसने साहित्य के क्षेत्र में भी पत्रकारिता, रेडियो, फिल्म, नाटक, संगीत, चित्रकारिता पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार जर्मनी का लगभग जो साहित्य और संस्कृति थी उसका जो स्वरूप है वो ही बदल गया। अगला जो उपाय उसके द्वारा अपनाया गया वो था धार्मिक नीति में परिवर्तन। धार्मिक नीति में परिवर्तन के चलते उसने एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की जिसमें विशुद्ध जर्मन को पादरी नियुक्त किया गया। यहूदियों का विरोध किया गया। यहूदियों को दगाबाज, सूदखोर, ठग, बदमाश आदि के रूप में बदनाम किया गया। यहूदियों को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो जर्मनी से बाहर भाग जाए। द्वितीय महायुद्ध के समय में भी लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार हिटलर ने अलग प्रकार की धार्मिक नीति चलाई और उसने पोप के साथ समझौता भी किया। ये थी हिटलर की कुछ गृह नीति। कल हम हिटलर की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे कि हिटलर की विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या था और उसने इस विदेश नीति को संचालित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए और इस दौरान उसने क्या कार्य किए। थैंक यू।